गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ज्योग्राफी का लेसन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, लैंड रिसोर्सेस। ठीक है, तो लैंड आपको पता होना चाहिए। लैंड तो एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, ठीक है, जिसमें कि हम कहेंगे कि सभी जो हैं हम कहेंगे ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स, मिनरल, फॉरेस्ट्स जो हमारे हैं वो सारे हमें कहाँ पर मिलते हैं, इस लैंड के ऊपर ही मिलते हैं। सो इसीलिए हम कहेंगे लैंड इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, और हम कहेंगे लैंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, अब जो है कि अब हमने देखना है कि लैंड पे हम ये जो रिसोर्सेज जो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे कि लैंड को हम किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं। यार लैंड को हम जो है कल्टीवेशन के लिए यूटिलाइज तो कर ही रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो कंट्री है वन ऑफ द हम कहेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसका वो क्या है, हम काफ़ी ब्रॉड है, और हमारे जो एम्प्लॉयमेंट है रूरल एरियाज़ में जो है लोगों का जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन है वो लोगों का एग्रीकल्चर ही है। ठीक है, तो उसके अलावा जो है जो लैंड जो हम कहेंगे अर्बन एरियाज़ में लैंड को हम कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। अर्बन एरियाज़ में हम उनको बिल्डिंग्स बना रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ को सेटअप कर रहे हैं, और उसके और क्या यूजेस हो सकते हैं, जैसे रोड्स हैं, रेलवेज़ हैं। तो अर्बन एरियाज़ में लैंड के डिफरेंट यूज़ हैं, और रूरल एरियाज़ में क्या है, लैंड के डिफरेंट यूज़ इन ए सेंस कि वहाँ पर जो है लैंड का मेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिसोर्स क्या है वहाँ पर एग्रीकल्चर। ठीक है, तो हम कहेंगे कि हम इस तरह से लैंड जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। ठीक है, अब उसके ऊपर जो है अब अलग अलग लैंड फॉर्म्स के कारण जो है लैंड फॉर्म्स के कारण भी क्या होता है कि डिफरेंट जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो हैं वो डिफरेंट लैंड फॉर्म्स के कारण ही आ जाते हैं। ठीक है, तो जैसे हम हिली एरियाज़ में जाएंगे, वहाँ का लैंड फॉर्म अलग है, वहाँ पे कहेंगे कि किस तरह की वेजिटेशन होगी, हिमालयन वेजिटेशन होगी या वैसी ही वेजिटेशन होगी, क्योंकि वो हाइट पर होते हैं तो टेम्परेचर उसी हिसाब से होगा। तो हम कहते हैं क्लाइमेटिक वेरिएशन आ जाती है अकॉर्डिंग टू द लैंड फॉर्म्स। ठीक है, तो ये आ गया आपको कि किस तरह से लैंड जो है वो एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। अब हम देखेंगे कि कौन से जो है हम कहेंगे कि जो लैंड जो हमारे पास जो है वो कौन सी लैंड है जो कल्टीवेशन के लिए जो है वो जहाँ पर कल्टीवेशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो वो हमारे पास हम कहेंगे कि इट इज़ अबाउट 43 मिलियन हेक्टर है। ठीक है, इट इंक्लूड्स लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, इट इज़ अबाउट 43 मिलियन हेक्टर्स। उसमें दो तरह की लैंड्स आती हैं, एक आ गई लैंड फॉर नॉन एग्रीकल्चर यूज़ और दूसरी आ जाती है बैरन एंड अनकल्टिवेटेड लैंड। अब पहले वाला तो आपको क्लियर होना चाहिए कि लैंड विच इज नॉट फिट फॉर एग्रीकल्चर यूज, तो हम कहेंगे लैंड फॉर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, और दूसरी आ गई बैरन एंड अनकल्टिवेटेड लैंड। अब बैरन लैंड कौन सी होगी, बैरन लैंड जहाँ पर जो है कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर वहाँ पर कल्टीवेशन पॉसिबल करना है, या हम कहेंगे विच कैन नॉट, सही जो हम बोलेंगे वो लाइन ये होगी, लैंड विच कैन नॉट बी ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन। ठीक है, पर अगर उस जगह को कुछ कंट्रीज में ऐसे हुआ है जहाँ पर जो है कि उस ज़मीन पे जो है कल्टीवेशन नहीं हो सकती थी, क्योंकि कल्टीवेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है ज़रूरी होती हैं, जैसे टेम्परेचर है, रेनफॉल है, तो उसके लिए हमें रेनफॉल नहीं है तो इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो है हमें प्रॉपर देनी पड़ती हैं। ठीक है, तो फिर वो हमें बहुत ही कॉस्टली पड़ता है। ठीक है, तो कुछ कंट्रीज ने इन चीज़ों को अडॉप्ट किया है कि जो बैरन लैंड थी उनके ऊपर भी उन्होंने जो है कल्टीवेशन को पॉसिबल की है, बट वो बहुत ही कॉस्टली पड़ता है। तो बैरन लैंड जो कौन सी होगी, बैरन लैंड जो कि फिट नहीं है कल्टीवेशन के लिए, उसको हम क्या कहेंगे, बैरन लैंड। क्या कहेंगे, बैरन लैंड। ठीक है, अब ये है कि कहेंगे कि ये दो आगे कि जिसमें जो है लैंड जो है कल्टीवेशन के लिए जो हम कहेंगे कि नहीं है। अब एक आ गई नेट सोन एरिया। नेट सोन एरियाज कौन से होते हैं, नेट सोन एरियाज, नेट सोन एरियाज कौन से होंगे, जहाँ हाँ द टोटल एरिया सोन विद द क्रॉप्स। ठीक है, जितने एरिया पे हम क्रॉप्स को क्या करते हैं, लगाते हैं, तो वो हमारा आ गया नेट सोन एरिया, जिसपे हमने क्या किया है, कल्टीवेशन को किया है, तो वो आ गई हमारी नेट सोन एरिया आ गई।
ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट कैटेगरीज हैं कि किस तरह से हम लैंड को जो है प्रॉपरली जो है हम यूटिलाइज कर सकते हैं, प्रॉपरली क्या कर सकते हैं, हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से हम कहेंगे कि लैंड का जो पैटर्न है, जो हमने लैंड को यूज़ किया है, एक आ गया नेट सोन एरिया, ठीक है, फिर फैलो लैंड्स होगी। फैलो लैंड हमारे पास कितनी है, 8% है। कितनी है हमारे पास, 8% है। अब ये फैलो लैंड क्या होगी, फैलो लैंड कौन सी होगी, फैलो लैंड जो है हम कहेंगे द लैंड विच वर टेकन अप फॉर कल्टिवेशन बट आर टेम्पररली आउट ऑफ कल्टिवेशन फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर एंड बट नॉट मोर देन 5 ईयर्स, जिसपे हमने क्या किया, कल्टिवेशन नहीं किया है 1 साल तक, ठीक है, पर उसका टाइम जो है 5 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, उसको हम फैलो लैंड कहेंगे। क्या कहेंगे, उसको फैलो लैंड कहेंगे, ठीक है। अब फैलो लैंड के भी जो है रीजंस क्या हैं, उसके भी, अब ये जो फैलो लैंड है कि जिसपे हमने कल्टीवेशन तो हम किया ही नहीं है, समझो मिनिमम उसका 1 ईयर है और मैक्सिमम 5 ईयर है, ठीक है। तो और इंडिया में जो है फैलो लैंड का जो हम कहेंगे परसेंटेज है वो राइज हुई है फ्रॉम 5% टू 8%, ठीक है। अब उसके रीजन क्या है, ठीक है, रीजन क्या है कि ऐसा क्यों हो रहा है, जिस पर हम कल्टीवेशन कर सकते हैं पर हमने किया ही नहीं है, उस पर हमने समझो हमने रिसोर्सेज नहीं लगाई हैं या हमने ट्राई ही नहीं किया है। उसके कुछ रीजंस होंगे कि हमारा जो फैलो लैंड का एरिया है वो क्यों बढ़ता जा रहा है। तो उसके लिए पहला यही है कि कहेंगे कि सॉइल फर्टिलिटी जो है वो उस लैंड की रिगेन नहीं हो पाती है। फिर फेलियर ऑफ जो है हम कहेंगे रेन है, रेन तो आपको पता ही है कि वो रेन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है, ठीक है। बट उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, रेन के लिए हमें इरिगेशन फैसिलिटीज को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसको जोड़ना पड़ता है, ठीक है। फिर उसके अलावा है कहेंगे कि फार्मर्स जो हैं, तो फार्मर्स जो हैं वो हम कहेंगे इनेबिलिटी ऑफ द फार्मर्स टू कल्टीवेट, और वाटर सप्लाई भी वो आगे इरिगेशन फैसिलिटीज, ठीक है। तो इन सब रीजंस के कारण जो है हमारा जो फैलो लैंड का एरिया है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो हमने डिफरेंट कैटेगरीज में देखा कि जो लैंड का जो पैटर्न है इंडिया में वो नेट सोन एरिया आ गया, फिर फैलो लैंड आ गई, फिर पैस्चर्स आ गए। पैस्चर्स जो है वो हमारे बहुत ही कम हैं, 4% है। फिर हमारे फॉरेस्ट जो हैं, फॉरेस्ट आपको पता नहीं, जो हमारे इंडिया में फॉरेस्ट की जो परसेंटेज है वो 23% जो है वो हमारे फॉरेस्ट है, 23 या 22% इस तरह से है। तो फॉरेस्ट जो है आपको पता है कि फॉरेस्ट हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं और हमारे जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको मेंटेन करते हैं। फॉरेस्ट के डिफरेंट यूजेस तो या शुरू से ही पढ़ते आ रहे हो कि फॉरेस्ट के जो है यूजेस क्या हैं और किस तरह से हमारी इकोलॉजी बैलेंस को बनाए रखते हैं, ठीक है। हम कहेंगे कि फॉरेस्ट जो है वो मल्टीपल रिसोर्सेज जो है, एक साधन है हमारे पास, मल्टीपल उससे हमें चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। और 40% तो फ्यूल हमारा फॉरेस्ट से ही मिलता है। उसके अलावा आपको पता है कि रेनफॉल को वो किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर हमारी फ्लोरा फ्यूना जो है उनका जो घर है वो फॉरेस्ट ही है, ठीक है। और हम कहेंगे कि उसके अलावा हमारे बहुत सारे रॉ मटेरियल्स हो गए, वुड होगी, मेडिसिनल प्लांट्स हो गए, मेडिसिनल चीज़ें जो हैं वो हमारी फॉरेस्ट से मिलती हैं। और उसके तो हम कहेंगे कि जो फॉरेस्ट हैं वो क्या करते हैं, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी इंडियन इकोनॉमी में, अपना रोल प्ले करते हैं और इसके अलावा इकोलॉजी बैलेंस को वो बनाए रखते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जो इंडिया का जो है लैंड यूज पैटर्न कैसा है। नेट सोन एरिया हमने देख लिया, फैलो लैंड देख ली, ठीक है, फैलो लैंड क्या है, फिर उसके रीजंस क्या हैं, पैस्चर्स देख लिए हमने, फॉरेस्ट देख लिया, ठीक है। तो इस तरह से हम कहेंगे, और वेस्ट लैंड्स भी हैं। वेस्ट लैंड्स क्या होगी, वेस्ट लैंड जो एरियाज जो ऐसे जो हम कहेंगे जो एरिया बेकार पड़े हुए, जिनको अभी तक यूज़ ही नहीं किया और वो यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है। और वो जो है उस पर जो है डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ओवर ग्रेजिंग हो रही है इनके ऊपर। डिफॉरेस्टेशन क्या है कि पेड़ों को काटा जा रहा है, ठीक है। तो वो आ गई हमारी वेस्टलैंड्स आ गई, ठीक है। अब वेस्टलैंड्स भी जो है
उसके कुछ एरियाज जो हैं वो जैसे रेलवेज बन गई, फ्लाईओवर्स वगैरह बन गए, तो वो उसके मतलब उसमें आ जाती हैं। तो हम कहेंगे कि हमारा जो लैंड पैटर्न है जो है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, अच्छा उसका हम कहेंगे बेस्ट यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमारा इकोलॉजी बैलेंस भी अच्छा बना रहे, हमारा एग्रीकल्चर जो हम कहेंगे हमारी एक बैकबोन है जो हमारी इंडियन इकोनॉमी की एग्रीकल्चर, तो उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। हम कहेंगे कि जो फैलो लैंड है उसके जो है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। फैलो लैंड का जो फैलो लैंड इंक्रीज मतलब फैलो लैंड जो है जिसको हम यूज़ नहीं करते हैं पर वो कल्टीवेशन के लायक बनाई जा सकती है, तो उसको हम उस चीज़ को हम इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। और नेट सोन एरिया को हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा आ गया लैंड पैटर्न की, इंडिया का जो लैंड पैटर्न है वो क्या है। तो ये हमारा आ गया। अब इसका जो नेक्स्ट जो है हम देखेंगे कि ये वन ऑफ द हमारी इतनी इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, तो इसका जो है लैंड, अब आपको पता है ये पॉल्यूशन में आ जाता है कि किस तरह से लैंड डिग्रेड हो रही है हमारी, किस तरह से जो है लैंड जो रिसोर्स है हमारी वो क्या होती जा रही है, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी जो है दोनों क्या होते जा रही, डिप्लीट होते जा रहे हैं। तो हम कहेंगे लैंड डिग्रेडेशन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हमारी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही लैंड की क्या होती है, इफेक्ट होती है, डिप्लीट हो रही है, ठीक है। और उसके बहुत सारे रीज़न है, जैसे डिफॉरेस्टेशन है, हम कहेंगे फार्मिंग प्रैक्टिसेस जो हैं वो अच्छी नहीं है, फिर ग्रेजिंग आ गई, फिर जो है सॉइल हमारी पॉल्यूट होती जा रही है, और उसके अलावा जो है और भी जो नॉन बायोडिग्रेडेबल जो चीज़ें हैं वो हमारी क्या होती जा रही हैं, हमारी हम कहेंगे कि वो हम ज़मीन में फेंक रहे हैं, उनको डंपिंग कर रहे हैं उन चीज़ों को। तो इन सब चीज़ों से हमारी जो लैंड है वो क्या होती जा रही है, वो डिग्रेड होती जा रही है, क्या होती जा रही है, डिग्रेड होती है। तो इसके ये सब रीजंस हैं, ठीक है। तो ये आज हमारा आज के लिए इतना ही है। तो नेक्स्ट टाइम अब हम डिस्कस कर लेंगे जो चैप्टर के बाकी जो टॉपिक्स हैं, ठीक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन ए सेंस की जो आपके बुक के जो क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप, तो अभी तो फिलहाल आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ही करो, ठीक है, जो मैंने ये आपको बताया है। तो नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो फिर हम बाकी वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों।